सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस फर्स्ट के अंदर। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैराथन क्लासेस को लगातार लगा रहे हैं। जीव विज्ञान के टॉप मोस्ट 250 प्लस प्रश्नों के अंदर आज हमारा ये दूसरा पार्ट है और ये मैराथन क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। और यहाँ से मेरे द्वारा जो प्रश्न हल करवाए जाएंगे वो हर मोड़ पर कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे वो यहाँ पर रीड का एग्जाम हो, चाहे वो पटवार का हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो। अगर कोई विद्यार्थी आरबीसी या सीबीएसई का विद्यार्थी है तो वो भी यहाँ से अध्ययन कर सकता है। यहाँ से बहुत सारा नॉलेज वो लेके जाने वाला है। तो सीधी सी बात करें तो सभी एग्जाम, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए विद्यार्थियों, इस वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करिएगा ताकि आपको यहाँ से जो महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएगी वो पूरी की पूरी ग्रहण की जा सके। तो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के अंदर। आज हमारा 26 नंबर पर प्रश्न है। 26 नंबर पे हमारा प्रश्न है कि निम्न में से मनुष्य के दांतों के संबंध में गलत क्या है। आपको बताना है गलत, सही तो राइट कर देना है, गलत को आप उत्तर में लिख दोगे कि ये हमारा उत्तर होगा। दांतों के संबंध में क्या गलत है? पहली बात, सभी दांत मसूड़ों यानी कि गम में उपस्थित होते हैं। बिल्कुल सभी दांत जो है वो गम के अंदर या मसूड़ों के अंदर उपस्थित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। यानी कि यह बात गलत नहीं हो सकती, ये बात गलत नहीं हो सकती, ये बात तो सही है। दूसरी बात, गर्ददंती यानी कि थिकोडॉन्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ये भी सही बात है। तीसरी, द्विबारदंती यानी कि डाइफाइकोडॉन्ट होते हैं। द्विबारदंती का मतलब है जीवन में मनुष्य के 2 बार दांत आते हैं, एक तो दूध के दांत और दूसरे स्थायी दांत। 2 बार दांत आते हैं, इसलिए इसको कहते हैं द्विबारदंती। द्विबारदंती इसलिए कहते हैं क्योंकि मनुष्य के जीवन काल के अंदर 2 बार दांत आते हैं, पहले दूध के और दूसरे स्थायी दांत। इसलिए द्विबारदंती या डाइफाइकोडॉन्ट बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है नंबर डी पर, कृंतक दांत भोजन को चीरने का कार्य करते हैं, बिल्कुल गलत है। चीरने का कार्य कृंतक दांत नहीं करते, चीरने का कार्य तो भाई रदनक का होता है। चीरने का काम तो किसका होता है? रदनक का होता है। और आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में कि रदनक दांत सबसे ज्यादा किसमें विकसित होते हैं, तो रदनक दांत सबसे ज्यादा आपकी मांसाहारी पशुओं के अंदर विकसित होते हैं। मांसाहारी पशुओं के अंदर विकसित होते हैं। तो आज का पहला प्रश्न और सीरीज का 26वां प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। दांतों के संबंध में गलत क्या है? कृंतक दांत भोजन को कभी नहीं चीरते बच्चों। जो कृंतक दांत होते हैं वो हमेशा भोजन को काटने का कार्य करते हैं। क से क्र और क से काटना, क से कृंतक और क से क्या हो जाता है बच्चों? क से हो जाता है काटना। तो यहां से आप याद रख लेना, क से कृंतक और क से काटना। तो दांतों के संबंध में सही चीज क्या है? मसूड़ों में होते हैं, गर्ददंती होते हैं यानी कि थिकोडॉन्ट होते हैं, द्विबारदंती यानी कि डाइफाइकोडॉन्ट होते हैं। लेकिन गलत क्या है? कृंतक दांत भोजन को चीरने का कार्य नहीं करते। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर बच्चों हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के अंदर। हमारा 27 नंबर पर प्रश्न, 27 नंबर पर प्रश्न। ये प्रश्न भी काफी उम्दा प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि प्रश्न क्या कह रहा है। निम्न में से कौन से दांत मांसाहारी पशुओं में सर्वाधिक विकसित होते हैं? थोड़ी देर पहले अभी बताया था मैंने, मांसाहारी पशुओं के अंदर रदनक दांत सबसे ज्यादा विकसित होते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी के अंदर रदनक दांत। ये मांसाहारी पशुओं में सबसे ज्यादा विकसित होते हैं, सर्वाधिक विकसित होते हैं किसमें? मांसाहारी पशुओं के अंदर। प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो चूहे होते हैं, चूहे के अंदर कौन से दांत विकसित होते हैं? तो चूहे के अंदर कौन से दांत विकसित होते हैं? कृंतक दांत। कृंतक ये किसमें होते हैं बच्चों? चूहे के अंदर होते हैं, क्योंकि ये दिन भर कुतरने का कार्य करता है और जो दिन भर कुतरने का कार्य करता है
रदनक दांत ज्यादा विकसित होते हैं। रदनक दांत आगे से तीखे ज्यादा होते हैं। रदनक कौन से, ये वाले दांत जो है रदनक दांत है, आगे से तीखे ज्यादा होते हैं, जो किसी भी वस्तु को या किसी भी शिकार को आसानी से चीर सकता है, इसको फाड़ सकता है। तो कार्य है रदनक का चीरना और फाड़ना, जो कि मांसाहारी पशुओं में ज्यादा होते हैं। अग्रच्वर्णक और च्वर्णक इन दोनों का काम है भोजन को चबाने का। इन दोनों का काम क्या है स्टूडेंट्स, भोजन को चबाने का। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा आंसर तो हो जाएगा बी। अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के अंदर जो व्यस्क मनुष्य होता है उसके अंदर 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं, 32। इसमें से 16 तो होते हैं ऊपर वाले जबड़े में और 16 होते हैं नीचे वाले जबड़े में। इसमें भी दांतों के 4 प्रकार पाए जाते हैं। दांतों के कितने प्रकार पाए जाते हैं, 4 टाइप पाए जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर, हमारे मुंह में दांतों के 4 टाइप पाए जाते हैं, जिसमें पहला प्रकार है कृंतक, दूसरा टाइप हो जाएगा रदनक, तीसरा इसमें हो जाएगा अग्रच्वर्णक, चौथा इसमें हो जाएगा च्वर्णक। तो कुल हमारे मुंह के अंदर 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें दांतों की, तो दांतों की कभी-कभी हमको संख्या भी पूछ ली जाती है कि इनकी संख्या क्या होती है। आपने इनका काम तो देख लिया। कृंतक का काम है भोजन को काटना, रदनक का काम है भोजन को चीरना फाड़ना, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक का काम है भोजन को चबाना। ये तो हो गए इनके कार्य, लेकिन एग्जाम के दिन की कभी-कभी संख्या भी पूछ ली जाती है। तो इनकी संख्या को हम देख लेते हैं एक बार। संख्या के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं दंत सूत्र। एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, दंत सूत्र याद रखना पड़ेगा। और मनुष्य के लिए जो दंत सूत्र होता है वो होता है 21/23 मल्टीप्लाई 2। ये मनुष्य के लिए क्या स्टूडेंट्स दंत सूत्र है। और इस दंत सूत्र की सहायता से हम आसानी से मनुष्य के अंदर जो दांत हैं उनकी संख्या को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम निकालेंगे कृंतक दांतों की संख्या को। पहले नंबर पे कृंतक है, दूसरे पे रदनक है, तीसरे पे अग्रच्वर्णक है, चौथे पे च्वर्णक। एक नंबर पे कृंतक दांतों की संख्या है। कृंतक दांतों की संख्या निकालने के लिए इस 2 के साथ में स्टूडेंट्स आप जोड़ कर लीजिए। इस 2 के साथ में आप जोड़ कर दीजिए, एडिशन कर दीजिए। 2 और 2 4 होते हैं और 4 का इस 2 के साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कृंतक दांतों की संख्या हमारे मुंह में कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। दूसरी बात करते हैं रदनक की। तो इस 1 को हमने इस 1 से ऐड किया तो कितना हुआ, 2 हुआ। और इस 2 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। यानी कि रदनक दांतों की संख्या 4 हो जाएगी। बात करें हम ऊपर के जबड़े में तो 4, नीचे के जबड़े में 4 कृंतक दांत यानी कि टोटल 8। रदनक की बात करें तो ऊपर के जबड़े में 2, नीचे के जबड़े में 2, टोटल 4। इसी प्रकार से इस 2 का एडिशन 2 के साथ में 4 और 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में 8 हो जाता है। यानी अग्रच्वर्णक दांतों की संख्या कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं च्वर्णक की। तो 3 के साथ 3 का एडिशन 6 होता है और 6 का 2 के साथ मल्टीप्लाई कितना होता है, 12 होता है। यानी कि च्वर्णक दांतों की संख्या 12 निकल के आती है। तो इन सभी को अगर हम ऐड कर दें तो 8 और 4 12 होता है और 12 और 8 20 होता है। और 20 के साथ में अगर 12 को ऐड कर दिया जाए तो 32 होता है। यानी कि मनुष्य के अंदर टोटल जो दांतों की संख्या है वो कितनी निकल के आती है, 32 यानी कि 32 निकल के आती है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए हम आगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रश्न के अंदर चलते हैं। इसी प्रकार के एक उम्दा प्रश्न के अंदर बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने आ चुका होगा। एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य क्या है। एपिग्लोटिस, ये एपिग्लोटिस जो है, इस एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य, मुख्य कार्य क्या होता है। इस प्रकार की एपिग्लोटिस की संरचना होती है। ये आप संरचना स्टूडेंट्स देख रहे होंगे। ये संरचना किसकी है, ये संरचना है एपिग्लोटिस
इस एपिग्लोटिस को हम घाटी ढक्कन भी कहते हैं, जो जस्ट स्वर यंत्र के ऊपर की तरफ पाया जाता है। इसका काम क्या है, पहले ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद समझते हैं। भोजन को ग्रसनी में भेजना, बिल्कुल इसका ये कार्य नहीं है। भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना, इसको रोक दीजिए अभी। भोजन को छोटी आंत तक पहुंचाना, बिल्कुल इसका कार्य नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। ऑप्शन नंबर बी, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। देखिए ये यहाँ पे श्वास नली है, ये यहाँ पे क्या है, श्वास नली है, और श्वास नली के ऊपर ये क्या है, कवर है। जो ही हम भोजन को ग्रहण करते हैं, और भोजन जो ही ग्रहण करते हैं, तो ये जो एपिग्लोटिस है, इस एपिग्लोटिस का ढक्कन किस पे लग जाएगा, श्वास नली पे लग जाएगा, जिससे जो भोजन है वो भोजन श्वास नली में न जाकर के कहां जाएगा बच्चों, भोजन नली में जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि एपिग्लोटिस जो है वो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। इस एपिग्लोटिस का मुख्य कार्य क्या है, भोजन नली में जाए और श्वास नली में जाए। भोजन कभी भी श्वास नली में न जाए, इसका विशेष ख्याल, इसका विशेष ध्यान, इसका प्रमुख कार्य एपिग्लोटिस का रहता है। किसका स्टूडेंट्स, एपिग्लोटिस का रहता है। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के अंदर। हमारा नेक्स्ट 29वां प्रश्न है, निम्न में से आमाशय का भाग नहीं है। अरे आमाशय की तो इस प्रकार की संरचना को आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये ऊपर से आ रही है भोजन नली, और ये भोजन नली स्टूडेंट्स नीचे किस भाग में खुलेगी, इस आमाशय वाले भाग के अंदर खुलेगी, इस आमाशय वाले भाग के अंदर खुलेगी। और ये आमाशय वाला भाग आगे नेक्स्ट किसमें खुलेगा, छोटी आंत के अंदर खुल जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करी है, ये इसकी स्ट्रक्चर है, आमाशय की संरचना है। अब इस आमाशय की संरचना को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की संरचना को हमने अलग कर दिया, और यहाँ तक की संरचना को अलग कर दिया। इसको मैंने दिया 1 नंबर, इसको मैंने दिया 2 नंबर, इसको मैंने दिया 3 नंबर। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, समझिएगा चीज को। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यानी कि आमाशय के कितने भाग यहाँ पर हो गए, तो आमाशय की यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए। ऑप्शन दिया गया है ए नंबर जठरागम भाग, बी ऑप्शन दिया गया है जठर निर्गमी भाग, सी ऑप्शन दिया गया है फंडिस भाग। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो आमाशय का भाग होता है वो होता है जठरागम भाग, यानी कि इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, जठरागम भाग कहते हैं। 2 नंबर पे है विद्यार्थियों फंडिस भाग, ये बीच वाला जो पार्ट रहता है इसको हम कहते हैं फंडिस भाग, और जो 3 नंबर वाला आखिरी वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं जठर निर्गमी भाग, यानी कि पाइलोरस पोर्शन। तो यहाँ पे ऊपर वाले पोर्शन को हम कह देंगे कार्डियक पोर्शन, बीच वाले पोर्शन को हम कह देंगे फंडस पोर्शन, और अंत वाले पोर्शन को हम कह देंगे पाइलोरस पोर्शन। यानी कि 3 भाग होते हैं आमाशय के। और यहाँ पे ग्रहणी की बात की जाए, यानी कि ड्यूडिनम की बात की जाए, तो ड्यूडिनम किसका भाग होता है स्टूडेंट्स, ये ड्यूडिनम छोटी आंत का भाग होता है, जो कि ये वाली संरचना रहती है। आमाशय का भाग नहीं है, कौन नहीं है, ग्रहणी नहीं है। इसलिए इस प्रश्न के लिए नहीं वाले ऑप्शन के लिए विशेष तौर से जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप नहीं को ध्यान में रखें। अगर नहीं को ध्यान में नहीं रखोगे तो प्रश्न गलत होगा। नहीं का मतलब है आमाशय का भाग नहीं, तो आपको सही उत्तर ग्रहणी करना है, क्योंकि ग्रहणी आमाशय का भाग नहीं है बल्कि छोटी आंत का भाग है। चलिए आगे चलते स्टूडेंट्स नए प्रश्न में, एक और अच्छे और शानदार प्रश्न के अंदर। निम्न में से कौन सा छोटी आंत का भाग नहीं है, छोटी आंत का भाग नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न किया था हमने कि कौन सा जो है वो आमाशय का भाग नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी जो है वो छोटी आंत की बात की जा रही है, छोटी आंत की बात की जा रही है कि निम्न में से कौन सा छोटी आंत का भाग नहीं है। ऑप्शन में दिए गए हैं आपको 4 ऑप्शन, ग्रहणी जिसे ड्यूडेनम कहते हैं, अग्र क्षुदांत्र यानी कि जैजुनम, क्षुदांत्र यानी कि इलियम, अंधनाल यानी कि सीकम। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा छोटी आंत का भाग नहीं है। ग्रहणी है, अग्र क्षुदांत्र है, लेकिन ये वाला अंधनाल नहीं है। इसलिए इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अंधनाल छोटी आंत का भाग नहीं होकर के बड़ी आंत का भाग होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ
पे स्ट्रक्चर है मनुष्य के डाइजेस्टिव सिस्टम की, ये आमाशय यानी कि स्टमक का पोर्शन बनाया है, ऊपर की तरफ इसोफेगस यानी कि ग्रसनी का भाग है। ये विद्यार्थी ध्यान रखना, ये आमाशय जो है वो आगे जाकर इस वाले पोर्शन में खुलता है, इस वाले पोर्शन में, और इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों, इस वाले पोर्शन को हम ग्रहणी कहते हैं। ध्यान देना, इसलिए मैं आपके लिए चित्र लेके आया हूं ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। इस वाले पोर्शन को हम क्या कह देते हैं, इस वाले पोर्शन को स्टूडेंट्स हम कह देते हैं ग्रहणी वाला भाग। बात करें हम अग्र क्षुधांत्र की, तो यहाँ से जो ये वाला पोर्शन रहेगा, इस वाले पोर्शन को स्टूडेंट्स क्या कह देंगे, अग्र क्षुधांत्र कह देंगे, और पीछे का जो ये पोर्शन रहेगा स्टूडेंट्स, इस पोर्शन को हम क्या कह देंगे, क्षुधांत्र या इलियम कह देंगे। अगर हम बात करें अंधनाल की, तो ये वाला जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, अंधनाल या सीकम कहते हैं, जो कि किसका भाग होता है, बड़ी आंत का भाग होता है, बड़ी आंत का भाग होता है। देखिए ये तीनों किसके पोर्शन है, छोटी आंत की पोर्शन है। नहीं में आए तो आप ये वाला टिक कर दोगे, सही कर दोगे। तो इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एंजाइमों के द्वारा सर्वाधिक भोजन पाचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। प्रश्न को वापस से सुनिएगा, एंजाइमों द्वारा सर्वाधिक भोजन पाचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। ग्रहणी, क्षुधांत्र, अग्र क्षुधांत्र या बृहदांत्र। बच्चों ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा और समझिएगा। अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर को पहचान चुके हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कर दें, ताकि हमें यहाँ से पता चले कि आपको ये जानकारी है कि उत्तर क्या है। तो भोजन के पाचन की बात कर रहे हैं, भोजन के पाचन की बात कर रहे हैं, और वो भी सर्वाधिक पाचन की बात कर रहे हैं, किसके द्वारा, एंजाइमों के द्वारा। एंजाइमों के द्वारा भोजन के सर्वाधिक पाचन की बात की जा रही है, जो कि कहाँ होती है बच्चों, ग्रहणी वाले पोर्शन में यानी कि ड्यूडेनम वाले भाग में होती है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। ये वाला पोर्शन है, ये वाली संरचना है, ये जो संरचना है, इस संरचना को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, इस संरचना को हम कहते हैं ग्रहणी वाला भाग यानी कि ड्यूडेनम वाला पोर्शन। और यहाँ पे, यहाँ से एंजाइम आते हैं, यहाँ पे बच्चों यकृत होता है, और यकृत के अंदर यहाँ पे पित्ताशय होता है, पित्ताशय से यहाँ पे क्या आता है, पित्त रस आता है, और इसी प्रकार से यहाँ पे एक और ग्रंथि होती है, एक और यहाँ पे ग्रंथि होती है, और इस ग्रंथि को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, इस ग्रंथि को अग्नाशय कहते हैं। तो अग्नाशय से भी बहुत सारे रस यहाँ पे आते हैं। खुद छोटी आंत के द्वारा कई प्रकार के जो है वो एंजाइम छोड़े जाते हैं। तो कुल और बात की जाए तो ग्रहणी में सर्वाधिक भोजन के पाचन की प्रोसेस होती है, किसके द्वारा, एंजाइम्स के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 21 के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, मानव में भोजन के पाचन में कौन कौन सी ग्रंथियां सम्मिलित होती हैं। लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। प्रश्न को वापस से एक बार पढ़ लीजिए कि मानव में भोजन के पाचन में कौन कौन सी ग्रंथियां सम्मिलित होती हैं। पाचन में जो ग्रंथियां भाग लेती हैं, आपको उन ग्रंथियों के नाम बताने हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो उसके अंदर 3 प्रकार की ग्रंथियां भाग लेती हैं, जिसमें से 1 नंबर पे आप याद रख लोगे लार ग्रंथि, 2 नंबर पे आप याद रख लोगे यकृत ग्रंथि, 3 नंबर पे याद रख लोगे अग्नाशय ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मनुष्य की मस्तक के अंदर होती है, मस्तिष्क के अंदर होती है, जो कि मानव के पाचन तंत्र से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। और हमको बताना क्या है कि मानव में भोजन के पाचन में कौन कौन सी ग्रंथियां सम्मिलित होती हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर में ई लगा रहा हूं, और ऑप्शन नंबर ई के अंदर मैं लिख रहा हूं ए, बी, सी तीनों, क्योंकि ऑप्शन मैंने नहीं डाला है, और इसका उत्तर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि पूछा क्या है प्रश्न में कि मानव में भोजन के पाचन में कौन कौन सी ग्रंथियां सम्मिलित हैं। तो लार ग्रंथि सम्मिलित होगी, यकृत ग्रंथि सम्मिलित होगी, अग्नाशय सम्मिलित होगी, इसलिए ए, बी, सी तीनों इस प्रश्न के लिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे।
निम्न में से कौन लार ग्रंथि यानी कि सैलिवरी ग्लैंड नहीं है? लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें से पहले नंबर पे आप याद रख लो स्टूडेंट्स, कर्णपूर्व ग्रंथि, अधोजम ग्रंथि, अधोजिह्वा ग्रंथि यानी कि पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। मनुष्य के जो लार होती है, लार ग्रंथि यानी कि सैलिवरी ग्लैंड, ये सैलिवरी ग्लैंड कितने टाइप की होती है स्टूडेंट्स? 3 टाइप की होती है। लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। कर्णपूर्व ग्रंथि यानी कि पैरोटिड ग्लैंड, अधोजम यानी कि सबमैंडिबुलर ग्लैंड, अधोजिह्वा यानी कि सबलिंगुअल ग्लैंड। अग्नाशय इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो ये अग्नाशय है स्टूडेंट्स, पैनक्रियाज, ये अग्नाशय लार ग्रंथि से संबंधित नहीं है, ये अपने आप में एक अलग ग्रंथि है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो कि एंजाइम भी सर्कुलेट करती है और हार्मोन भी स्रावित करने का कार्य करती है। तो यहाँ पे और अगर बात की जाए तो इस प्रश्न के लिए तीनों ऑप्शन सही होंगे, लेकिन ये गलत है और हमको गलत यानी कि नहीं का चयन करना है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अग्नाशय ग्रंथि लार ग्रंथि से संबंधित नहीं है, ये अपने आप में एक अलग मिश्रित ग्रंथि होती है। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न के अंदर, निम्न में से कौन सी ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि? अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात कर चुका हूं मिश्रित ग्रंथि के बारे में, तो आप यहाँ पर उत्तर तो दे ही चुके होंगे। अग्नाशय ग्रंथि इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। ये मिश्रित ग्रंथि क्यों कहलाती है? मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहलाती है स्टूडेंट्स क्योंकि यह एंजाइम का सर्कुलेशन भी करती है, ये एंजाइम स्रावित भी करती है और एंजाइम के अतिरिक्त इसके द्वारा हार्मोन का स्रवण भी होता है, हार्मोन का स्रवण भी होता है। एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रवण होने के कारण इसको एक मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी 34वें प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी ग्रंथियों पर क्रियान्वयन करने का कार्य करती है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन की हमारे शरीर के अंदर आपूर्ति करता है, ये ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन की हमारे शरीर के अंदर आपूर्ति करती है। थाइमस ग्रंथि की बात करें तो हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम आयन व फॉस्फेट आयनों की जो मात्रा होती है उसका नियंत्रण, उसका नियमन कौन करता है? थाइमस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन थाइमस में करता है। तो ऑल ओवर बात करी जाए तो इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा मिश्रित ग्रंथि के रूप में वो अग्नाशय ग्रंथि हो जाएगा। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि प्रश्न कई संदर्भ में पूछा जा सकता है। बड़ी ग्रंथि 2 संदर्भ में पूछी जाती है। एक पूछा जाता है शरीर की सबसे बड़ी, एक पूछा जाता है शरीर की सबसे बड़ी और एक पूछा जाता है सबसे बड़ी अंतःस्रावी, सबसे बड़ी अंतःस्रावी। ये वाला प्रश्न बहुत कम पूछा जाता है, ये वाला प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये कभी कभी पूछा जाता है लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। अगर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि स्टूडेंट्स पूछी जाती है तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है। मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कौन जानी जाती है? थायराइड ग्रंथि जानी जाती है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वहां पे आप आंसर क्या करोगे? यकृत ग्रंथि। नंबर डी यकृत ग्रंथि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। क्वेश्चन नंबर 36, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। देखिए प्रश्न चेंज हुआ है, यहाँ पे सबसे बड़ी अंतःस्रावी पूछा है और मैं बता चुका हूँ सबसे बड़ी अंतःस्रावी कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि होती है।
और बड़ी यकृत ग्रंथि होती है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अंतःस्रावी पूछते ही थायराइड क्लिक कर देना, थायराइड क्लिक कर देना, और सबसे बड़ी पूछते ही यकृत क्लिक कर देना। अंतःस्रावी आए तो थायराइड करना है। क्वेश्चन नंबर 37, अग्नाशय ग्रंथि कौन कौन से अंतःस्रावी हार्मोन स्रावित करती है? अग्नाशय ग्रंथि की बात की जा रही है, जो कि एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। इसके द्वारा कौन कौन से अंतःस्रावी हार्मोन, एक बच्चों यहाँ पे शब्द आया है हार्मोन, इस पे गोला कर देना, अग्नाशय ग्रंथि पे गोला कर देना। जब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले अग्नाशय ग्रंथि के बारे में बताया था, स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा था कि यह एंजाइम का सर्कुलेशन भी करती है और इसके अतिरिक्त ये हार्मोन का सर्कुलेशन भी करती है। प्रश्न वापस से सुनिए, अग्नाशय ग्रंथि कौन कौन से अंतःस्रावी हार्मोन स्रावित करते हैं? हो सकता है ऑप्शन के अंदर एंजाइम भी हो, तो एंजाइमों को तुमको क्या करना है, गलत करना है भाई। हमको क्या पूछा, हार्मोन पूछा। इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या ए व बी दोनों? आपको क्या लगता है इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, बी, सी, डी या ई? सही होगा, बिल्कुल सही है। आपने जो ये चयन किया है ऑप्शन नंबर ई, ए व बी दोनों, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इंसुलिन भी एक प्रकार का हार्मोन है जो कि अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। ग्लूकेगॉन भी हार्मोन है जो कि अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। तो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन ये दोनों अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले अंतःस्रावी हार्मोन हैं। लेकिन जो ट्रिप्सिन और लाइपेज है, ट्रिप्सिन और लाइपेज स्रावित तो अग्नाशय ग्रंथि से होते हैं, लेकिन हार्मोन नहीं होकर के ये बच्चों क्या है, ये एंजाइम है। और हमको हार्मोन पूछा है ना कि एंजाइम। चलिए आगे नए प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 38, इंसुलिन की कमी होने पर मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए मानव शरीर के अंदर इंसुलिन का क्या महत्व है। मानव शरीर के अंदर इंसुलिन का क्या महत्व है? इंसुलिन जो स्टूडेंट्स होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। ये मैं कल वाली क्लास के अंदर भी आपको बता चुका हूं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर चेंज करता है। अगर इंसुलिन नहीं होगा, बहुत कम होगा, तो ग्लूकोज क्या ग्लाइकोजन में तब्दील हो पाएगा? नहीं होगा। तो ये ऑप्शन कैसे सही हो सकता है कि रक्त में ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ जाएगी? अरे भाई नहीं बढ़ेगी, घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि ग्लाइकोजन बन ही नहीं पा रहा है। इंसुलिन की कमी के कारण ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो पा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, रक्त में शर्करा का स्तर कम हो जाएगा। ग्लूकोज को हम दूसरा क्या नाम दे सकते हैं? ग्लूकोज को दूसरा नाम दे सकते हैं शर्करा। ग्लूकोज तो भाई बढ़ रहा है ना, इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होगा, ग्लूकोज बढ़ेगा यानी कि शर्करा का लेवल बढ़ेगा, तो कम कैसे हो जाएगा भाई? कम नहीं होगा ना, बढ़ेगा। ये गलत है। रक्त में ग्लूकोज या शर्करा का स्तर बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ग्लूकोज का स्तर बढ़ेगा। ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं? शर्करा, इसलिए इसका लेवल भी बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं करता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, बताना है कि कार्बोहाइड्रेट का निम्न में से कौन सा एंजाइम जो है पाचन नहीं करता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। इस कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन सा एंजाइम नहीं करता है? यानी कि चार ऑप्शन है, चार में से तीन तो पाचन करेंगे, एक पाचन नहीं करेगा, और इस एक को ही हमको सही करना है। एमिलेज जो होता है, इस एमिलेज को एमाइलेज भी कहते हैं, ये बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। माल्टेज ये भी करता है, सुक्रेज ये भी करता है। एमिलेज,
माल्टेज, सुक्रेज, ये तीनों किसका पाचन करते हैं स्टूडेंट्स? ये तीनों कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर डी पे गौर करिए, ऑप्शन नंबर डी लाइपेज, ये लाइपेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं करता बल्कि ये वसा का पाचन करता है। लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 दिया गया है, निम्न में से वसा पाचक एंजाइम है। अभी बताया था लाइपेज जो कि वसा को पचाने वाला एक एंजाइम है। जो वसा होती है स्टूडेंट्स, ये वसा एक जटिल पदार्थ, ये एक जटिल पदार्थ है। इस जटिल पदार्थ को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने के लिए इस पर जो एंजाइम काम करता है वो एंजाइम है लाइपेज एंजाइम। बाकी वाले तीनों की बात करते हैं, एमिलेज और माल्टेज, ये दोनों किसका पाचन करते हैं? ये दोनों स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। लेकिन जो ट्रिप्सिन है, ये ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। एमिलेज और माल्टेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं, लेकिन लाइपेज जो है स्टूडेंट्स वो वसा का पाचन करने वाला एंजाइम है। चलिए आगे हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 41 ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन इत्यादि एंजाइम किसका पाचन करते हैं? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये जो मैंने तीनों एंजाइम स्टूडेंट्स लिखी हैं, ये तीनों एंजाइम किसका पाचन करते हैं? क्या कार्बोहाइड्रेट का करते हैं? नहीं करते। विटामिन का? नहीं करते। प्रोटीन का करते हैं। ये तीनों एंजाइम जो है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन, ये तीनों किसका पाचन करते हैं? प्रोटीन का पाचन करते हैं, प्रोटीन पाचक एंजाइम्स हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 42। छोटे बच्चों में दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? छोटे जो बच्चे होते हैं वो क्या पीते हैं? दूध पीते हैं, और दूध में क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन को तो पचाना ही, प्रोटीन का तो पाचन करना ही। इस प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? पेप्सिन नहीं करता, ये तो वयस्कों में करता है। ट्रिप्सिन ये भी वयस्कों में करता है। हालांकि करते ये भी प्रोटीन का पाचन है, लेकिन ये बच्चों में नहीं करते, नवजात शिशुओं में नहीं करते। जब ये शिशु बड़े हो जाते हैं, वयस्क की कैटेगरी में आ जाते हैं, तब वहां पे पेप्सिन और ट्रिप्सिन काम करते हैं। वयस्क या किशोरावस्था की बात करते हैं तो वहां पर पेप्सिन या ट्रिप्सिन काम करते हैं। पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये दो एंजाइम जो हैं ये भी प्रोटीन का पाचन करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रेनिन है, ये रेनिन वो एंजाइम है जो दुग्ध प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन यहाँ पे इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। छोटे बच्चों में दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन कौन करता है? रेनिन करता है। लार में उपस्थित एंजाइम जो मुख में ही कार्बोहाइड्रेट के पाचन की प्रक्रिया को शुरू कर देता है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है टाइलिन और ऑप्शन नंबर बी है एमाइलेज, ये दोनों मनुष्य के मुख के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। कहाँ शुरू कर देते हैं? मनुष्य के मुख में ही शुरू कर देते हैं। इसलिए ये ए है, ये बी है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा क्योंकि इसमें दोनों आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही होगा। लार में उपस्थित एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं? पाचन करते हैं। सवाल और ये प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, आमाशय में कितने प्रकार के स्राव पाए जाते हैं? आमाशय के अंदर देखिए इस प्रकार के आमाशय की मैं पहले संरचना बना चुका हूं। इस प्रकार की संरचना में पहले आमाशय की बना चुका हूं। ये आमाशय की भित्तियां हैं स्टूडेंट्स, ये आमाशय की भित्तियां हैं। आमाशय की भित्तियों के द्वारा जो स्रावित होता है उसको हम कहते हैं म्यूकस। आमाशय की जो भित्तियां होती हैं उस भित्तियों के अंदर जो श्लेष्मा होता है, उस श्लेष्मा के द्वारा किसका स्राव होता है? म्यूकस के होता है, म्यूकस का होता है। इसलिए इसके स्राव के अंदर म्यूकस तो आएगा ही आएगा। आमाशय के अंदर म्यूकस का स्राव होता है, किसके द्वारा होता है? जो आमाशय की भित्तियां होती हैं इस भित्तियों के द्वारा किसका स्राव होता है? म्यूकस का स्राव होता है। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl। देखिए स्टूडेंट्स जो आमाशय है, आमाशय की जो ये भित्तियां हैं यहाँ पर ऑक्जेंटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर ऑक्जेंटिक
यहाँ पर ऑक्जेंटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन ऑक्जेंटिक कोशिकाओं का काम है आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करना और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी इसमें स्राव होता है, इसका स्राव भी आमाशय में होता है। तो म्यूकस का भी आमाशय के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक का भी आमाशय के अंदर और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को गलाने में सहायता करता है। बी ऑप्शन है प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन। ये प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन जब इस हाइड्रोक्लोरिक के अम्ल के संपर्क में आता है, जब ये प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आ जाता है तो ये सक्रिय पेप्सिन के अंदर चेंज हो जाता है, सक्रिय पेप्सिन के अंदर चेंज हो जाता है। और ये पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। तो सीधी बात करें तो आमाशय में म्यूकस भी स्रावित होता है, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी स्राव ऑक्जेंटिक कोशिकाओं के द्वारा होता है। यानी कि उपरोक्त तीनों इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? मानव शरीर में भोजन के पाचन की सर्वाधिक क्रिया कहाँ संपन्न होती है? सर्वाधिक हाईएस्ट पाचन कहाँ होता है? भोजन के पाचन की सर्वाधिक क्रिया मनुष्य के अंदर छोटी आंत के अंदर होती है। याद रखना डायरेक्ट छोटी आंत के अंदर सर्वाधिक पाचन भी यही होता है, सर्वाधिक अवशोषण भी यही होता है। पाचन भी यहाँ पे होता है और अवशोषण भी यही पे होता है। देख लीजिए एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये स्ट्रक्चर लिवर की है, ये ग्रसनी की स्ट्रक्चर है, ये आमाशय की स्ट्रक्चर है, ये ग्रहणी की स्ट्रक्चर है, ये छोटी आंत की स्ट्रक्चर है और ये बड़ी आंत की स्ट्रक्चर है, जिसे आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है, रेनिन नामक एंजाइम का स्राव कहाँ होता है? थोड़ी देर पहले बताया था रेनिन एंजाइम होता है, उसका स्राव आमाशय के अंदर होता है। रेनिन एक एंजाइम है जो नवजात शिशुओं के अंदर, नवजात शिशुओं के अंदर दुग्ध प्रोटीन का पाचन करता है। दुग्ध प्रोटीन का पाचन करता है। नवजात शिशुओं के अंदर दुग्ध प्रोटीन का पाचन कौन करता है? रेनिन नामक एंजाइम करता है, जिसका स्राव कहाँ होता है? जिसका स्राव आमाशय के अंदर होता है। बिल्कुल। चलिए हम आगे नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? बहुत शानदार प्रश्न है और आप यहाँ पर कंफ्यूज होने वाले हैं। आप यहाँ पे क्या उत्तर देंगे कि पित्त का निर्माण जो है वो कहाँ होता है, कौन करता है? आपका उत्तर आएगा पित्ताशय, जो कि बिल्कुल गलत उत्तर है। पित्त का निर्माण पित्ताशय नहीं करता, बल्कि जो पित्त का निर्माण है वो यकृत के द्वारा होता है। पित्त का निर्माण यकृत के द्वारा होता है, लेकिन जो पित्त का भंडारण है, वो भंडारण पित्ताशय के अंदर होता है, लेकिन यकृत के द्वारा पित्त का निर्माण किया जाता है। ये पित्त जो है, ये पित्त लाइपेज के साथ संयोजित होकर वसा के पाचन में अहम भूमिका निभाता है। पित्त वसा के पाचन के अंदर सक्रिय होता है, इसका भंडारण पित्ताशय में होता है, लेकिन निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। प्रश्न संख्या 49, विभिन्न स्तरों पर भोजन पाचित रस तथा अवशिष्ट की गति को कौन नियंत्रित करता है? इसका उत्तर होगा सवर्णी पेशियां। सवर्णी पेशियों के द्वारा विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न स्टेप्स पर भोजन पाचित रस का तथा अवशिष्ट की गति का निर्धारण, नियंत्रण करता है। आज का आखिरी प्रश्न, आज की इस मैराथन क्लास का लास्ट प्रश्न है, मानव में जल व खनिज लवणों का अवशोषण कौन करता है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। मनुष्य के अंदर जल व
खनिज लवणों का अवशोषण, सबसे जो अंत वाला पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं बड़ी आंत। इस बड़ी आंत के द्वारा जल का अवशोषण होता है और खनिज लवणों का अवशोषण भी होता है। तो इस प्रश्न के लिए उत्तर क्या हो जाएगा? बड़ी आंत हो जाएगा। तो दोस्तों आज की आपकी ये थी मैराथन क्लास। आगे भी हम इस क्लासेस को जारी रखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, इनको शेयर भी करते रहें अपने अधिक से अधिक मित्रों तक, ताकि वो भी इन वीडियोस का बेनिफिट उठा सकें। आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हो। जो हमारे साथ नए जुड़े हैं बच्चे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।